नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बार फिर जूतम पैजार चल रही है, या ऐसा कहें कि सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। क्या चल रहा है कांग्रेस में? अंबिकापुर के म्युनिसिपल चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं चरणदास महंत। वो अंबिकापुर म्युनिसिपल के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। इलाका टीएस सिंहदेव का है, जो कि पिछली कांग्रेस सरकार में आखिरी के कुछ पता नहीं 2-2.5 महीना था, कितना था, उतने दिनों के लिए उप मुख्यमंत्री बने थे। पता नहीं क्यों बने थे, मुझको कई चीज़ें नहीं पता है, फिर भी जो थोड़ा बहुत पता है उसको लेकर आपके सामने हूँ। जो नहीं पता है वो भी बतला दूंगा। 2.5 बरस मुख्यमंत्री रहने वाले थे कांग्रेस सरकार में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव, लेकिन टीएस सिंहदेव की बारी नहीं आ पाई। छत्तीसगढ़ को कांग्रेस पार्टी एटीएम जैसा चला रही थी। कुल 2 या 3 राज्य थे देश में कांग्रेस के पास, तो छत्तीसगढ़ जो है उसको काफ़ी उस समय दूहा गया। अब कांग्रेस को कितनी ज़रूरत थी दूध की और यहाँ दूहा कितना गया, ये अलग बात है। अब कांग्रेस भी दिल्ली में बैठ के जब देखती है कि छत्तीसगढ़ में ईडी, इनकम टैक्स, एसीबी, ईओडब्ल्यू ये जितना बतला रही हैं संख्या कि छत्तीसगढ़ को इतना दूहा गया 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार में, तो उधर वो लोग एटीएम की अपनी पर्ची से मिला के दिल्ली में देख रहे हैं कि कौन कौन सी एंट्री मिलती है, कितना मिल रहा है वहाँ पे, 5 साल में कितना मिला है छत्तीसगढ़ से और कितना यहाँ निचोड़ा गया था। तो शायद यही वजह है कि टीएस सिंहदेव की बारी नहीं आ पाई। हालांकि टीएस सिंहदेव ने दिल्ली को आश्वस्त किया था कि उसकी जितनी उम्मीदें हैं वो यहाँ जारी रहेगी, वो एटीएम को चलाते रहेंगे उसी तरह से, लेकिन फिर भी जो भी वजह रही वो नहीं हो पाया। 2.5 बरस मुख्यमंत्री रहने के बजाय 2.5 महीने उप मुख्यमंत्री रह के टीएस सिंहदेव संतुष्ट हो गए। कैसे हुआ ये मुझको नहीं मालूम है। ये खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उन्होंने कुछ जादू किया था। उनके जादू भी काला जादू किस्म का था। उसमें टीएस सिंहदेव झांसे में आ गए। जिनके पास दो मंत्रालय थे, स्वास्थ्य विभाग था और पंचायत था, जिसमें से पंचायत ग्रामीण विकास टीएस सिंहदेव को छोड़ना पड़ा था, क्योंकि उनके विभाग में गरीबों के मकान बनने के लिए ही राज्य सरकार का पैसा नहीं दे रहे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कि वित्त मंत्री भी थे। 5 साल कांग्रेस की जो तनातनी थी वो अखबारों में अपनी तरफ से तो आई, लोगों ने बयान कम दिए थे उस वक्त। किसी तरह से कांग्रेस का काम चल गया, सरकार 5 साल चल गई। बीजेपी के लोगों ने, आपको ध्यान होगा, दिल्ली में टीएस सिंहदेव से किसी होटल में मुलाकात की थी। ऐसा मेरी अलग से जानकारी नहीं है, लेकिन सरगुजा के कांग्रेस सम्मेलन में टीएस सिंहदेव ने कहा था कि उनको भाजपा के नेताओं ने आमंत्रित करके दिल्ली के एक होटल में बात की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि वो न कांग्रेस छोड़ेंगे न भाजपा में जाएंगे। ऐसे टीएस सिंहदेव के बारे में चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष हैं, कई बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हुए हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी थे भूपेश बघेल के 5 साल में। और ऐसा क्यों मुझको याद पड़ रहा है कि कांग्रेस ने चरणदास महंत को जब जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया, कभी कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया, कभी कभी तो बड़ा बेइज्जत किया। एक बार तो महंत जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे प्रदेश के, उनको हटा दिया गया और हटा के उनके मातहत जो एक जिले के अध्यक्ष थे शायद धनेंद्र साहू, उनको प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया और महंत जी को धनेंद्र साहू के मातहत कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। 2 कार्यकारी अध्यक्ष थे शायद, उसमें से एक महंत जी थे। तो कांग्रेस अपने किसी नेता की बेइज्जती करना खूब अच्छे से जानती है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी इतनी बर्बाद हो गई है बुरी तरह से। कुछ नेताओं की मनमानी गुंडागर्दी चलती है और कुछ नेताओं की बेइज्जती करने में पार्टी को बड़ा मजा आता है।
तो महंत जी कई बार ऐसी बेइज्जती करवा चुके हैं, इसलिए अभी जब उनके बारे में दोबारा ये बात हुई कि उनको कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए, मना कर दिया। उन्होंने शायद आंखों आंखों में ये कहा होगा पार्टी के नेताओं से दिल्ली में कि मुझको इतना बेवकूफ़ भी मत समझो। वो शांत मिजाज के हैं, आमतौर पे वो ऊंची बात नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने आंखों से बता दिया होगा कि मैं समझ रहा हूँ इस साजिश को, इसके बाद फिर जब मौका आएगा तो फिर मुझको हटा दोगे, फिर किसी को, मेरे जिलाध्यक्ष को बना दोगे। तो महंत जी ने अंबिकापुर में चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा कि अगला चुनाव हम लोग टीएस सिंहदेव बाबा की अगुवाई में लड़ेंगे, उनकी लीडरशिप में लड़ेंगे और प्रदेश में सरकार बनाएंगे। क्या कह सकते थे वो? और अगर सरगुजा गए हैं चुनाव प्रचार के लिए, जहां 2018 में शायद एक विधानसभा सीट सरगुजा की कांग्रेस को मिली थी, क्योंकि उस वक्त ये हवा थी कि टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 2018 की बात बता रहा हूं मैं, 15 साल की रमन सिंह सरकार के बाद की। नहीं बनाया गया टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री। ठीक है, अगला विधानसभा का चुनाव आया, सरगुजा के लोगों ने टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री न बनाने की सजा सुना दी कांग्रेस को। कांग्रेस बुरी तरह से हार गई, सरगुजा में बुरी तरह से हार गई। मैं सीटों के बहुत ज़्यादा आंकड़ों में अभी जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, उसी सरगुजा से बृहस्पत सिंह नाम का एक एमएलए था कांग्रेस का, मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उनका बहुत ही करीबी था। उनके लिए जितने किस्म के अभियान चले दिल्ली में एआईसीसी ऑफिस में भूपेश के पक्ष में, उन सब में बृहस्पत शामिल रहता था। ये सूर्यकांत तिवारी जिन लोगों को लेके जाता था रेवड़ की तरह दिल्ली, अभी सूर्यकांत जेल में है, यहाँ से 1-8 किलोमीटर ही दूर है वो हमारे इस स्टूडियो से। जेल में है लंबे समय से, पता नहीं 1-2 साल कुछ हो गए हैं उसको जेल गए हुए। अभी तक नए नए मामले उसके सामने आते जा रहे हैं। कुछ 500-550 करोड़ का घोटाला, कोयला का रंगदारी वसूली, ये तो सामने आ गया है। और भी उसके पास से जितने खाते बही मिले हैं, तो अभी हो सकता है और भी कुछ मामले दर्ज हों। खैर, मैं उस पर अभी जाना नहीं चाहता हूँ। तो ये अंबिकापुर में टीएस सिंहदेव को मंत्री रहते हुए करीब 4.25 साल वो मंत्री रहे, आखिरी के कुछ 2-1 महीने उप मुख्यमंत्री रहे। उनकी जितनी बेइज्जती हो सकती थी भूपेश सरकार में, उतनी बेइज्जती उनकी की गई। टीएस सिंहदेव के ऊपर सरगुजा के उस वक्त के भूपेश बघेल के एकदम ही करीबी विधायक बृहस्पत सिंह ने आरोप लगाया था कि उनकी हत्या की साजिश कर रहे हैं टीएस सिंहदेव। और बृहस्पत सिंह का साथ देने के लिए उस वक्त का जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कांग्रेस एमएलए सप्लायर था, मैं एमएलए सप्लायर नहीं कहूँगा, कांग्रेस एमएलए सप्लायर, क्योंकि वो भाजपा के एमएलए सप्लाई नहीं कर सकता था। तो कांग्रेस एमएलए सप्लायर, जैसे चावड़ी में रहते हैं ना, लेबर सप्लायर कहते हैं, इतना रेजा, इतना कुली इनको छत ढालने के लिए भेजो, ऐसा। इधर एक था, क्या नाम था उसका, कुछ सूर्यकांत नाम था, सूर्यकांत तिवारी है, ऐसा ही कोई नाम था उसका। वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कांग्रेस एमएलए सप्लायर था। उसने बृहस्पत सिंह को टीएस सिंहदेव पे हत्या के साजिश का आरोप लगाने के लिए, साथ देने के लिए कितना 1-1.5 दर्जन कांग्रेस एमएलए भेज दिए थे। चलो जाओ, तो तुम लोग उधर जाओ, बृहस्पत सिंह के पास जाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा भेज दिया था। लोगों ने देखा हुआ है सूर्यकांत तिवारी को एयरपोर्ट पे, रायपुर में, दिल्ली में, एआईसीसी में, अरे सुन रहे इधर, ऐसे बुलाता था विधायकों को। जो भी नब्ज दबी हुई होगी विधायकों की उसके पास, मुझको नहीं मालूम। तो टीएस सिंहदेव विधानसभा से कह के निकल गए थे कि मेरे ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया है हत्या के साजिश का, जब तक ये आरोप नहीं हटेगा, जब तक मैं बेदाग साबित नहीं होऊंगा, मैं विधानसभा में नहीं आऊँगा। ऐसे कटुता के 5 साल थे। टीएस सिंहदेव के अपमान के ऐसे 5 साल थे। उन्होंने कांग्रेस की बैठक में ये कहा था, मुझको ध्यान है, रायपुर में शायद भूपेश बघेल के घर पर बैठक हुई थी पार्टी की, उसमें बाबा ने कहा था
कि सरगुजा के कलेक्टर जो हैं और वहाँ के तहसीलदार से लेके कलेक्टर तक टीएस सिंहदेव का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। इस तरह की बात उन्होंने कही थी बंद कमरे में, लेकिन मुझको पता है वो बातचीत। बाबा ने दिल्ली में भी नेताओं को ये बात बताई थी कि उनकी खूब बेइज्जती की जा रही है। मुझको अच्छे से याद है कि स्वास्थ्य और पंचायत विभाग में जो आईएएस तैनात किए जाते थे वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दफ्तर से सीधे तैनात होते थे। बाबा से कोई सलाह भी नहीं ली जाती थी। न चरणदास महंत के इलाके में जो कलेक्टर तैनात होते थे उसके लिए उनसे कोई चर्चा या सलाह मशविरा होता था, बल्कि एक कलेक्टर मुझको ध्यान है जिसके बारे में महंत जी ने भूपेश को कहा था कि ये बहुत भ्रष्ट है, इसको मत भेजो मेरे यहाँ। तो उसने कहा था जाने दे भैया एला, अभी बाद में फिर कोनो दिक्कत हुई तो बताबे मोला तब हटाबो। इस तरह की कुछ बात हुई थी। तो चरणदास महंत ने भूपेश बघेल के राज में 5 साल खूब बेइज्जती झेली। कोरबा के कलेक्टर जो हैं उनके कहे हुए कोई काम नहीं करते थे, किसी को कोई काम नहीं देते थे, जहां सैकड़ों करोड़ का काम कलेक्टर के दफ्तर से बंटता था। तो वो झेलते रहे, चुपचाप रहे। उन्होंने विधानसभा में कभी परेशान करने की कोशिश नहीं की भूपेश बघेल को। जैसा कि मुझको बहुत अच्छे से याद है, इस राज्य की जो पहली विधानसभा थी उसमें विधानसभा अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद शुक्ला। उन्होंने पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी को खूब परेशान करने की कोशिश की थी, खूब नीचा दिखाया था। आखिर में जाके जोगी ने उनकी टिकट देने के समय में उनको नाखून चने चबाए थे और पूरा हिसाब चुकता किया था। खैर, मैं उतनी पुरानी बात पे जाना नहीं चाहता। तो अभी जब महंत जी ने कहा अंबिकापुर में कि अगला चुनाव हम टीएस बाबा की अगुवाई में लीडरशिप में लड़ेंगे और राज्य में सरकार बनाएंगे, पूरा छत्तीसगढ़ में राजा साहेब जी के नेतृत्व में पूरी सरकार को लाना है, ये हमारी जवाबदारी है, ये आपकी जवाबदारी है, ये हम सबकी जवाबदारी है। और इसकी शुरुआत इस नगर निगम के चुनाव से होना चाहिए। क्या इस बात का सचमुच इतना वजन था जिसको लेके एक बवाल खड़ा हो रहा है? भूपेश बघेल ने बहुत ही तंज के साथ कहा है कवर्धा में कि महंत जी बड़े नेता हैं, दिल्ली में उनकी खड़गे, वेणुगोपाल, इनसे मुलाकात होते रहती है, उन्होंने कुछ कहा होगा। मेरी जानकारी में तो कांग्रेस में किसी को ऐसा अधिकार नहीं रहता है। देखिए, यदि उनके खड़गे जी से या वेणुगोपाल जी से बात हुई होगी तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये काम हाई कमान का है। और उनकी यदि बात हुई होगी मान जी की, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता हैं, वो जाते रहते हैं, यदि उनके तरफ से कहा गया कि आप इस प्रकार से घोषणा करने के लिए आपको अधिकृत करते हैं और उसके तहत वो किया होगा तो मुझे नहीं मालूम। नहीं तो मतलब प्रदेश में इस प्रकार से घोषणा करने को किसी का अधिकार नहीं है। टीएस सिंहदेव ने उसको सही परिप्रेक्ष्य में रखने की कोशिश की कि महंत जी की निजी मंशा हो सकती है। कांग्रेस तो चुनाव एक जॉइंट लीडरशिप में लड़ती है, सभी लोग नेता रहते हैं उसमें। उन्होंने उसको हल्का करने की कोशिश की। वो उनकी एक निजी मंशा थी और कांग्रेस में स्पष्ट तौर पे यही व्यवस्था है और यही व्यवस्था रहती है और यही व्यवस्था रहेगी कि लीडरशिप कौन करेगा चुनावों में, ये केंद्रीय अध्यक्ष हमारे इसकी घोषणा करते हैं। शीर्षस्थ नेतृत्व है, ये इस पे विचार करके निर्णय लेता है। और महंत जी की जो बात है, एक निजी तौर पे उन्होंने कुछ कहा, कोई पार्टी का अधिकृत बयान नहीं था। दूसरा, सरगुजा के संदर्भ में बड़े भाई के रूप में बाल भी पके हैं, काम भी किया हो, तो लोग कहते हैं कि भाई एक सीनियर लीडर है, टीएस बाबा सीनियर लीडर है। तो उसी संदर्भ में उनका ये बयान था। विधानसभा का चुनाव कौन लीड करेगा, अगर आप देखें कि आमतौर पे कांग्रेस मुख्यमंत्री के नाम की भी घोषणा नहीं करती है आमतौर पे, और जॉइंट लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाता है। तो उस स्थिति में प्रदेश का लीडर कौन होता है? पीसीसी प्रेसिडेंट, और सदन में कांग्रेस के जो लीडर होते हैं, मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री और विपक्ष में है तो नेता प्रतिपक्ष, ये दोनों 1 और 2 रहते हैं और बाकी सब मिलके साथ में काम करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में अभी जो स्थिति है, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट दीपक बैज जी हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी हैं, हम लोग सब उस टीम के हिस्सा हैं।
ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतने अनुभवी हैं कि वो उस बात का पूर्वानुमान लगाने के लिए पहल कभी करेंगे ही नहीं। वो भी जानते हैं कि ये सारा लीडरशिप का जो निर्णय होता है, कौन क्या काम करेगा, ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है। पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज हैं, वो तय करते हैं। थोड़ा मामला गड़बड़ है। ये चुनाव अभी हो रहा है, म्यूनिसिपल का और पंचायत का, गांव और शहर का चुनाव। महंत जी ने सरगुजा की जनता को संतुष्ट करने की नीयत से शायद ये बात वहाँ पे कही कि बाबा का जितना अपमान हुआ है 5 साल, सरगुजा को जितनी निराशा हुई है 5 साल, कम से कम पंचायत और म्यूनिसिपल चुनाव में उबर जाए जनता उस निराशा से, और कम से कम पंचायत म्यूनिसिपल चुनाव में जनता कांग्रेस को वोट दे, ये मानकर कि शायद सरगुजा में अगर कांग्रेस को वोट मिलेंगे अच्छे से, तो हो सकता है अगले विधानसभा चुनाव में अभी पूरे 4 साल बाकी हैं, उसमें हो सकता है टीएस सिंहदेव के लीडरशिप में वो चुनाव लड़ा जाए। मुझको कोई हैरानी भी नहीं है अगर टीएस सिंहदेव की लीडरशिप में लड़ा जाए। उनकी उम्र हो गई है, लेकिन वो फिजिकली बहुत फिट हैं टीएस सिंहदेव। मैंने 1-2 बार उनसे मुलाकात के दौरान देखा है रायपुर के राजकुमार कॉलेज में, जहाँ पर वो चेयरमैन हैं। रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे भी वो बैडमिंटन खेलते हैं। बैडमिंटन सबसे ज़्यादा एनर्जी मांगने वाला खेल है करीब। तो टीएस सिंहदेव फिजिकली फिट हैं, सक्षम हैं, संपन्न हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हैं। टीएस सिंहदेव के खिलाफ 5 साल की कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में रही। टीएस सिंहदेव के खिलाफ अभी तक कोई जुर्म दर्ज नहीं हुआ है। न ईडी ने किया, न इनकम टैक्स ने किया, न सीबीआई ने किया, न एसीबी ईओडब्ल्यू ने किया। तो टीएस सिंहदेव अभी तक खुद उनके स्वास्थ्य विभाग में जो सैकड़ों हजारों करोड़ का जो घोटाला हुआ है, वो उन अफसरों ने किया था जो उनकी सहमति के बिना भूपेश बघेल ने वहां तैनात किए थे। उन्हीं अफसरों ने ये पूरा घोटाला किया। तो टीएस सिंहदेव एक किस्म से कीचड़ के भीतर कमल की तरह अभी हैं, आगे क्या होगा मुझको नहीं मालूम। तो ऐसे टीएस सिंहदेव के लिए अगर चरणदास महंत ने सरगुजा चुनाव प्रचार में पंचायत म्यूनिसिपल में वोट पाने के लिए अगर कह भी दिया कि अगला चुनाव प्रदेश में हम बाबा की लीडरशिप में लड़ेंगे, तो मुझको नहीं लगता कि भूपेश बघेल के ऊपर कोई हमला था। ये एक बड़प्पन की बात है, जहाँ जाते हैं वहाँ। अब मेरे ही स्टूडियो में जो लोग आते हैं जिनसे मैं बातचीत करता हूँ, उनके बारे में तारीफ की कुछ बातें मैं करता हूँ, कुछ निंदा के लायक बात रहती है उनको छोड़ देता हूँ कि हमारे यहाँ आए हुए मेहमान हैं बातचीत के लिए, कुछ छोटी छोटी अच्छी बातें उनके बारे में कर दी जाए, झूठी बातें ना की जाए। लेकिन सच तो कहने का हर किसी का अपना हक है कि कौन सा सच कहा जाए, कौन सा ना कहा जाए। तो महंत जी ने कुछ ऐसा ही कहा होगा। महंत जी ने सच का उतना हिस्सा वहाँ कहा जिससे सरगुजा के वोटों पर असर पड़े। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम 5 लोगों की, 4 लोगों की लीडरशिप में अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, उससे तो सरगुजा में और डूब जाती कांग्रेस। तो मुझको लगता है चुनाव प्रचार के दौरान जो मीठी मीठी बातें, वोटरों को पसंद आने वाली बातें कही जाती हैं, महंत ने कुछ उसी किस्म की बात कही। महंत जी ने किसी को नीचा नहीं दिखाया। उन्होंने वहाँ पर ये नहीं कहा कि 5 साल हमारी सरकार के रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप जिनके ऊपर लगे हुए हैं, जिनके अफसर जेलों में पड़े हैं, उनकी अगुवाई में, उनकी लीडरशिप में हम अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगला चुनाव हम बाबा की लीडरशिप में लड़ेंगे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आज प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं दीपक बैज के ऊपर जिस तरह से इस म्यूनिसिपल चुनाव में टिकटें बेचने का आरोप लग रहा है, तो हम उनकी अगुवाई में भी अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसा कोई नकारात्मक बात महंत जी ने नहीं कही वहाँ पर। अब आप देखिए कि दीपक बैज ने रायपुर शहर में जो मेयर रहे हुए एजाज ढेबर, उनको और उनकी पत्नी को, दोनों को टिकट दिया 2 वार्ड से। कांग्रेस पार्टी के अपने खुद के फैसले के खिलाफ, अपनी रणनीति और नीति के खिलाफ
निहायत गैर जरूरी काम उन्होंने किया कि एजाज ढेबर और उनकी पत्नी को 2 वार्ड से टिकट दिया है। अब करोड़ों रुपए खर्च करके कई लोग जीत भी जाते हैं। मैं किसी के जीत हार की न कामना करता न भविष्यवाणी करता, लेकिन हालत यह है कि भाजपा के एक बहुत ही मुखर प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने अभी 2-3 दिन पहले ट्विटर पर एक फोटो पोस्ट की है जिसमें बड़े बड़े पोस्टर हैं जो यहाँ से कांग्रेस की कैंडिडेट हैं रायपुर से, जो प्रमोद दुबे मेयर और सभापति रहे हुए हैं रायपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, उनकी पत्नी दीप्ति, जो शायद एक घरेलू महिला रही हैं, अपने पति के चुनाव प्रचार में कभी निकली हैं, उनको पार्टी ने टिकट दी। क्यों दी, कैसे दी, मैं उस पर नहीं जाता। अभी दीपक बैज के ऊपर कई तरह की चर्चा चल रही है तो मैं नहीं जाता उसके ऊपर। अगर आपको ये चुनाव निपट जाने के बाद उनकी जो बहुत महंगी गाड़ियां जिनमें वो चलते हैं उनमें और बड़ी हो जाएं गाड़ियां, तो आप खुद अंदाज लगाइएगा। मैं उस बारे में ज़्यादा अंदाज नहीं लगाना चाहता, लेकिन प्रमोद दुबे और दीप्ति दुबे के जो पोस्टर छपे हैं रायपुर मेयर चुनाव के लिए, गौरीशंकर श्रीवास ने उनकी फ़ोटो पोस्ट की है और 1,51,000 रुपये का इनाम घोषित किया है कि इस पोस्टर में 1.5 दर्जन लोगों की जो फोटो छपी है उसमें पिछले महापौर, अभी तक के महापौर एजाज ढेबर की फोटो निकाल के बता दे, कोई ढूंढ के बता दे, 1,51,000 रुपया देंगे वो। ऐसा कैसे हो गया दीपक बैज जी, ऐसा कैसे हो गया? आप ही का दिया हुआ मेयर का टिकट है दीप्ति दुबे को, आप ही का दिया हुआ टिकट है एजाज ढेबर को, और एक पुरौनी में और दे दिया उनको। अभी तक मेयर थे तो अब चलो वार्ड का 2 ले लो, 2 टिकट ले लो, 2 टिकट दे दिया। अभी अनवर ढेबर जेल में है, नहीं तो हो सकता है 1 टिकट और मिल जाती अनवर ढेबर को। एक हाथ भाई और उनका जग्गी मर्डर केस वगैरह में जेल में था, मुझको नहीं मालूम अभी जमानत पर है कि जेल में है। और ऐसे लोगों को हत्याकांड में जिनको सजा हो चुकी है उनको अभी चुनाव लड़ने मिल सकता है कि नहीं, मुझको नहीं मालूम है। नहीं तो हो सकता है दीपक बैज 4-5 टिकटें भी दे देते परिवार को। जितना ज़्यादा टिकट उतना ज़्यादा फायदा, आप समझ सकते हैं बात को। तो गौरीशंकर श्रीवास ने यह मुद्दा उठाया है कि दीप्ति दुबे के पूरे पोस्टर में एजाज ढेबर का, जिसको कि 5 साल का भूपेश बघेल की आंखों का तारा एजाज ढेबर और उसका परिवार, आज उसका फोटो भी नहीं है। तो कांग्रेस ने इस 5 साल का जो किया है काम रायपुर शहर में म्युनिसिपल में, कांग्रेस का जो मेयर था, क्या उसका फोटो कांग्रेस की आज की मेयर कैंडिडेट के लिए कलंक हो गया है? क्या नाम कलंक हो गया है? सोचने की बात है, मैं नहीं जानता क्या है। एजाज ढेबर भूपेश बघेल के एकदम ही चहेते, आंखों का तारा, गोद का दुलारा किस्म के रहे 5 साल। क्यों उनको ऐसा निकाल के फेंक दिया गया है पोस्टर से कांग्रेस के? क्या इतनी बदनामी की वजह वो बन गए हैं कि कांग्रेस उनका फोटो नाम तक लेना नहीं चाहती? क्या वजह थी कि जो पिछले विधानसभा चुनाव में जो रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उस समय के सिटिंग एमएलए भी थे और विधायक भी थे, विकास उपाध्याय ने एजाज ढेबर को अपने चुनाव प्रचार में नहीं बुलाया, दोनों एक मंच पर भी नहीं जाते थे। तो विकास उपाध्याय, प्रमोद दुबे, इनको इतना परहेज कैसे हो गया एजाज ढेबर से? क्या दीपक बैज अपनी पार्टी से इतना कट गए हैं कि जिससे इतना परहेज है लोगों को, उसको उन्होंने अपनी पत्नी को भी लड़वाने का मौका दे दिया, ताकत दे दी। एजाज ढेबर और उनकी पत्नी दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। आपको एक और दिलचस्प बात याद दिलाता हूं, आप शायद भूले नहीं होंगे। बृजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण से चुनाव लड़ रहे थे, उनके खिलाफ छांट कर राम सुंदर दास को चुनाव लड़वाया गया था, जो रायपुर के ऐतिहासिक दूधाधारी मठ के महंत हैं।
वो चाहते थे टिकट जांजगीर के इलाके से, उनको लड़वाया गया यहाँ से, उन्होंने कहा मैं नहीं लड़ना चाहता। भूपेश बघेल ने कहा नहीं, यहीं से लड़ना पड़ेगा। आखिर उनके सबसे करीबी दोस्त बृजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण से लड़ रहे थे, तो महंत जी को यहाँ से खड़ा किया गया। लोगों ने बृजमोहन अग्रवाल को बधाई दी और कहा कि यार दोस्त हो तो तुम्हारे दोस्त के जैसा दोस्त हो, ऐसा बधाई दी थी लोगों ने जैसे ही नाम तय हुआ था। लेकिन कोई कसर न रह जाए, कसर न रह जाए इसलिए उस वक्त एजाज ढेबर को महंत राम सुंदर दास का चुनाव संचालक बनाया गया था पहले ही दिन। और कांग्रेस भवन से निकलकर महंत राम सुंदर दास हमारे स्टूडियो आने वाले थे इंटरव्यू देने के लिए। बिना भुगतान वाला इंटरव्यू था, पेड इंटरव्यू नहीं था। लेकिन वो वहाँ से एजाज ढेबर उनको अपने घर लेके गए, वहाँ से चुनाव प्रचार चालू हुआ और आखिरी तक महंत जी की एक फोटो भी ऐसी नहीं आ पाई अखबारों में जिसमें एजाज ढेबर उनके साथ न दिख रहे हों पूरे चुनाव प्रचार में। कहीं कहीं तो तेज धूप में महंत राम सुंदर दास प्रचार कर रहे थे और मैं देखकर हैरान हुआ कि उनका साया भी उनके पीछे नहीं दिख रहा था, लेकिन एजाज ढेबर दिख रहे थे। ऐसा चुनाव प्रचार था, संचालक बनाया गया था एजाज ढेबर को। नतीजा ये निकला कि रायपुर संसदीय सीट और रायपुर जिला, इसकी तमाम सीटों में से कोई एक सीट शायद भाटापारा वगैरह की कोई कांग्रेस को मिली है, बाकी सब सीटें खत्म हो गई पूरी की पूरी। और महंत राम सुंदर दास जो हैं, जिनको भूपेश बघेल ने छांट कर रायपुर से लड़वाया था बृजमोहन के खिलाफ और छांट कर एजाज ढेबर को संचालक बनाया था, 60,000 या कितने वोटों से हारे थे पूरे राज्य में 90 सीटों पे, रिकॉर्ड था वो। उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उसके बाद से लोगों को लगा कि बीजेपी में चले जाएंगे वो। बीजेपी ने उनको नहीं लिया, कुछ अलग बातें थी जिनको यहाँ कैमरे पर कहना ठीक नहीं है। लेकिन मैं कांग्रेस की हालत बतला रहा हूँ। कांग्रेस की हालत 5 साल में क्या थी, पिछले विधानसभा चुनाव में क्या थी। लोगों ने जिस दिन, हमारे सरीखे कुछ और लोग भी थे जिन्होंने जिस दिन एजाज ढेबर को महंत राम सुंदर दास का संचालक बनाया गया था, चुनाव संचालक, उसी दिन कह दिया था कि रायपुर की 4 सीटें तबाह हो जाएगी कांग्रेस की। तो पता लगा कि रायपुर की 4 सीट, उसके अलावा पूरा जिला संसदीय सीट सबको मिला ले तो इन 9 सीटों में से शायद भाटापारा अकेला मिला था कांग्रेस को। बहुत बुरी चर्चा उस दौरान हुई थी महंत जी की। लोग ये कहने लगे थे कि महंत जी दिन भर के चुनाव प्रचार के बाद जब थक जाते हैं तो जो एजाज ढेबर का वार्ड है वहाँ सड़क किनारे बैठकर, आपने देखा हुआ होगा किस तरह की वहाँ ठेले ईटरी कैसे रहते हैं, तो लोग कहते थे कि वहाँ बैठ के महंत जी खाते हैं। महंत जी यानी महंत राम सुंदर दास, चरणदास महंत नहीं। तो मैं खैर किसी के खान पान पे नहीं जाता, हर एक की अपनी आज़ादी है, जैसा चाहें जिसके साथ चाहें खाएं। लेकिन कांग्रेस ने 2-2 वार्ड ऐसे व्यक्ति को दिए जिसका फोटो भी छपवाना, प्रमोद दुबे जो मेयर के साथ सभापति रहे हैं, उनको ठीक नहीं लग रहा। ऐसी गुटबाजी है कांग्रेस में, इतनी बदहाली है कांग्रेस की। हक्का बक्का थे कांग्रेस के कुछ नेता, हक्का बक्का थे जिस अंदाज में दीपक बैज रहस्यमय तरीके से टिकटें तय कर रहे थे। एक टिकट और वो तय करने वाले थे, आखिरी में करोड़ों रुपए खर्च करके एक बागी कांग्रेसी हारा था विधानसभा चुनाव में, उसको अभी वार्ड की टिकट देने वाले थे। अभी फिर करोड़ों का उसका बजट था, किस चीज़ में था मुझको नहीं मालूम, चुनाव के लिए था, टिकट के लिए था, लेकिन वो हो नहीं पाया। ऐसी कांग्रेस जो है, इस कांग्रेस में अगर चरणदास महंत ने सरगुजा की जनता के सामने ये कहा कि अगला चुनाव हम टीएस सिंहदेव की लीडरशिप में लड़ेंगे और जीतेंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि अगला चुनाव हम टीएस सिंहदेव के लीडरशिप में लड़ेंगे और वही मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। तो बाकी नेताओं को इसका कितना बुरा मानना चाहिए था।
चुनाव चल रहा है ये। महंत जी ने तो सरगुजा की जनता को खुश करने के लिए एक बात कह दी, लेकिन जिस तेवर में और जिस अंदाज में भूपेश बघेल ने कवर्धा में उसका जवाब दिया है एक दूसरे इलाके में, वो देखने लायक है। टीएस सिंहदेव ने तो बीच बचाव करने की कोशिश की है, लेकिन मुझको ये लगता है कि छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है एक पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार है। वो कोई फैसला ही नहीं ले पा रही है, वो लेना भी नहीं चाहती है फैसला। अब यहाँ एटीएम रहा नहीं और कांग्रेस के नेता फंड रेजर रंगदार जो उगाही करते थे सब जेल में पड़े हुए हैं। कवासी लखमा आदिवासी मंत्री जिसको आबकारी विभाग जैसा दिया गया था, वो फाइल को पढ़ नहीं सकते, 2 शब्द भी नहीं पढ़ सकते। अधिक से अधिक वो नोट को पढ़ सकते हैं कि उसमें संख्या कितनी है। जो व्यक्ति केवल संख्या पढ़ सकता है, अक्षर नहीं पढ़ सकता, उसको आबकारी मंत्री बनाया गया था। विधानसभा में जो जवाब भी नहीं दे सकता था, वो जेल चले गया है। गरीब आदिवासी जेल चले गया है। गरीब मैं इन्वर्टेड कामा में कह रहा हूँ, उसको गरीब को उनके आर्थिक स्थिति से जोड़ के न देखा जाए। खराब हालत है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की, अगर किसी को समझ नहीं पड़ रहा है तो। आज जब पंचायत और म्युनिसिपल चुनाव में कांग्रेस को दमखम के साथ पिछले 13 महीने की भाजपा सरकार के खिलाफ एक अभियान छेड़ना था, चुनाव अभियान छेड़ना था, तो आज हालत यह है कि कांग्रेस के एक एक लोग, उस सरकार के एक एक लोग, जो लोग सत्ता को हाँकते थे, एक हाथ में लगाम रखते थे और एक हाथ में एक छड़ी रखते थे जिसके सामने एक नुकीली कील लगी हुई थी, उससे कोंचते थे मंत्रियों को, बड़े बड़े अफसरों को, चीफ सेक्रेटरी, डीजी, ऐसे अफसरों को भी कोंचते थे और मारते थे चाबुक और लगाम से हाँकते थे। ऐसे कम से कम 2 लोग एक दीवार के आर पार हैं। एक महिला जेल में है, एक पुरुष जेल में है। अगर मेरी जानकारी सही है तो अनिल टुटेजा रायपुर जेल लौट गए हैं किसी अदालती आदेश पे, और बगल में सौम्या चौरसिया, नाम याद है ना आपको, बेताज बादशाहीन थी वो 5 साल, वो जेल में है। तो आज जब कांग्रेस को यहाँ पर चुनाव प्रचार अपना करना था, उसके बारे में केवल अखबारों में भ्रष्टाचार और मामला मुकदमा कोर्ट में पेशी और कवासी लखमा का और बढ़ा दिया गया और कवासी लखमा जेल में दारू मांग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। झूठा होगा, कैसे कोई जेल में दारू मांगेगा, लेकिन खबरें ऐसी ही छप रही हैं। खराब हालत है कांग्रेस की, कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। टीएस सिंहदेव से कहा गया था कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएं, उन्होंने कुछ महीने का समय मांगा था। उनकी पत्नी बहुत बीमार थी, कैंसर का इलाज चल रहा था, आखिरी में वो गुजर गईं। वो दौर भी निकल गया, लोकसभा चुनाव भी निकल गया। शायद टीएस सिंहदेव ने दिल्ली में ये कहा था कि लोकल बॉडी के चुनाव पंचायत म्युनिसिपल के हो जाएं, उसके बाद आप बनाइएगा मुझको, अभी मत बनाइए। खुद होके बनाने के लिए नहीं कहा था, खुद होके अभी फिलहाल न बनाने के लिए कहा था। हो सकता है महंत जी के कहने का वही मतलब हो कि अब अगर टीएस सिंहदेव अध्यक्ष बनेंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, अब हो गया, जितना वार्ड की टिकट, मेयर की टिकट, जो कुछ करना था दीपक बैच कर चुके हैं, ज़्यादा अब और कोई गुंजाइश बची नहीं है इसके बाद। और पार्टी वैसे भी कितने चुनाव हारेगी उनकी अगुवाई में, कई चुनाव हार चुकी है, सभी चुनाव जितने होते हैं धरती पर वो सब हार चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव कांग्रेस ने लड़ा नहीं था, नहीं तो दीपक बैज वहाँ भी टिकट तय करने में क्या करते पता नहीं। तो फिलहाल महंत जी का कहा हुआ है जो सरगुजा में, उसको सही संदर्भ में देखना चाहिए। टीएस सिंहदेव की लीडरशिप में अगला चुनाव लड़ा जाएगा, मुझको इसमें कोई अनहोनी, कोई खराब अटपटी बात नहीं लगती है। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा है कि टीएस सिंहदेव अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं चाहिए, अभी दूर है, 4 साल करीब 3.25 साल बचा हुआ है। भूपेश बघेल को भी इतना नहीं हड़बड़ाना चाहिए। उनके मुकाबले सभी लोग, तीनों जो पिछली बार के थे, ताम्रध्वज साहू, चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव, सभी उम्र दराज हैं। भूपेश बघेल की सेहत सबसे अच्छी है,
तो उनको हड़बड़ाना नहीं चाहिए। 4 साल बाद भी हो सकता है कि सबसे फिट कैंडिडेट वही रहें कांग्रेस के। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, अगर कांग्रेस पार्टी टीएस सिंहदेव को इस चुनाव को, ये म्यूनिसिपल और पंचायत चुनाव जीत हो कि हार हो, अगर वो नहीं बनाती है टीएस सिंहदेव को प्रदेश का अध्यक्ष, तो कांग्रेस के पास इस प्रदेश में अध्यक्ष बनाने को और कोई नेता नहीं है। मुझसे कुछ एक चैनल के लोगों ने कहा था, पूछा था ये सवाल, तो मैंने उनको यही बात कही थी, कोई जात धर्म इलाका देखे बिना टीएस सिंहदेव को बनाना चाहिए। किसी दलित को बनाना, आदिवासी को बनाना, ओबीसी को बनाना, ये सब प्रयोग हो चुके हैं। इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। जो लोगों को एक साथ रख सकें उनको मिला के बनाना चाहिए। टीएस सिंहदेव ने 5 बरस उनके साथ वादा खिलाफी हुई, लेकिन उन्होंने कोई बगावत नहीं की कांग्रेस से। वो खालिस कांग्रेसी व्यक्ति है। उन्होंने कहा है कि वो राजनीति छोड़ देंगे या मरने तक पार्टी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कई पॉजिटिव बातें उन्होंने कही है। मेरी ऐसी जानकारी है, मेरा ऐसा मानना है कि ये चुनावों, लोकल बॉडी के चुनाव के बाद टीएस सिंहदेव को पार्टी प्रदेश का अध्यक्ष बनाएगी और जाहिर तौर पर वो विधानसभा चुनाव तक पार्टी के अध्यक्ष रह सकते हैं। भूपेश बघेल को थोड़ा अपने आप को आराम देना चाहिए, क्योंकि हर हफ्ते 1-2 ऐसी खबरें अदालत से, जेल से, पुलिस से, ईडी, आईटी, सीबीआई और एसीबी, ईओडब्ल्यू से निकलती हैं, जिसमें उनके साथ में रहे हुए, उनके एकदम करीबी लोग, इनका कुछ न कुछ होता है, कुछ न कुछ अप्रिय चर्चा उनके एकदम करीबी रहे हुए लोगों को लेकर, चाहे वो महादेव ऐप हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे और क्या था, शराब घोटाला था, और क्या है, और भी कई तरह की चीज़ें हो सकती है। मुझको ऐसा लगता है कि जब किसी के बारे में इतनी अप्रिय चर्चाएं चल रही हों तो उनको खुद को भी थोड़ा सा अपने आप को शांत रखना चाहिए। पार्टी के ऊपर एक रहम और मेहरबानी करनी चाहिए कि इन दिनों मेरा नाम थोड़ा अप्रिय चर्चाओं से जुड़ा हुआ है। जब मैं अदालत से निकल कर बाहर आ जाऊंगा, जब बेदाग साबित हो जाऊंगा, तब मुझको आप अगला मुख्यमंत्री बना देना। मुझको लगता है इतना धैर्य उनको रखना चाहिए। करीब करीब 6 साल के बाद में अब सेक्स सीडी का भूत एक बार फिर सामने आके खड़ा हो गया। बोतल से निकला है जिन्न। भूपेश बघेल और उनके राजनीतिक सलाहकार रहे हुए विनोद वर्मा, ये दोनों शायद सेक्स सीडी केस में गिरफ्तार हुए थे, मुझको ठीक से याद नहीं है। रमन सिंह की सरकार थी, उस समय की बात है। राजेश मूणत का चेहरा चिपका कर एक सेक्स का कोई वीडियो फैलाया गया था। दिल्ली में विनोद वर्मा के घर से 500-700 डीवीडी बरामद हुई थी, और शायद भूपेश बघेल के एक सबसे करीबी दोस्त, सबसे ही करीबी दोस्त विजय भाटिया ऐसा सीडी का झोला लेकर शायद दिल्ली से यहाँ आए थे। ऐसा कुछ सेक्स सीडी का केस था। बाद में भूपेश बघेल ने अपने बंगले से, उस वक्त शायद नेता प्रतिपक्ष थे या पार्टी के अध्यक्ष थे, अपने बंगले से उन्होंने वो सीडी बांटी थी सवेरे सवेरे। मुझको ध्यान है, और मुझको बहुत समय हो गया है, बतलाने में कोई दिक्कत भी नहीं है, कि कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने मुझको कहा था कि यहाँ सीडी हम दे रहे हैं, आपके यहाँ से कोई आके ले लेंगे क्या। तो सुबह 6:30-7 बजे मैं अपने रिपोर्टरों को जहमत देना नहीं चाहता था, तो मैं खुद ही चले गया था। मैंने कहा मैं किसी के घर पे लेने नहीं आऊँगा, आप मुझको भगत सिंह चौक पे ला के दे देना। तो उन्होंने ला के मुझको दे दी थी सीडी वहाँ पर। वो सीडी ऐसी फूहड़ थी, ऐसी घटिया तैयार की हुई थी कि मेरे जैसा व्यक्ति उसको आम कंप्यूटर पर देखकर बतला सकता था कि राजेश मूणत का चेहरा चिपकाया गया था। 5 बरस भूपेश बघेल के सरकार में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील पे अपील लगाई कि ये सेक्स सीडी केस हमको बाहर निकालने दिया जाए राज्य से। वहाँ कोई भी फेयर हीरिंग, फेयर ट्रायल मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने, पता नहीं, बहुत रहस्यमय थी ये बात, अभी भी मेरे लिए रहस्य है। पूरे 5 साल निकल गए और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ये इजाज़त नहीं दी कि इस केस को बाहर ले जाकर दिल्ली में चलाया जाए। बहुत ही रहस्यमय बात थी। आप भी सुलझाने की कोशिश कीजिएगा रहस्य को। तो अब
ये पंचायत म्यूनिसिपल चुनाव चल रहे हैं और सेक्स सीडी का ट्रायल भी चल रहा है। अभी 2 दिन पहले शायद अदालत में पेश होना था। सेक्स सीडी के जितने आरोपी हैं उसमें पता नहीं क्यों मुझको याद पड़ रहा है कि भूपेश बघेल और विनोद वर्मा गिरफ्तार भी हुए थे, रायपुर जेल में भी रहे थे। भूपेश बघेल ने कहा था मैं जमानत नहीं लूँगा, जेल के भीतर ही रहूँगा, कुछ ऐसा हुआ था उस समय। बाद में हिंदुस्तान का कानून ऐसा है कि पूरे 5 बरस भूपेश मुख्यमंत्री रहे, 5 बरस विनोद वर्मा उनके राजनीतिक सलाहकार रहे और सरकार को चलाने वाले प्रमुख लोगों में से एक रहे। उनका नाम विनोद वर्मा का आपको ध्यान होगा। ये महादेव सट्टा में किन लोगों को सट्टेबाज लोग पुलिस के मार्फत पैसा पहुंचाते थे, इन सब में आया है। मुझको नहीं मालूम ईडी सिरे से झूठ बोल रही है कि क्या है, लेकिन ये सब अप्रिय चर्चाएं चल रही हैं। जिसके खिलाफ इतनी अप्रिय चर्चाएं हों, कोई बुराई नहीं है कि वो जरा सा किनारे होके बैठ जाएं। चलाने दें, दीपक बैच को ही चलाने दें, कोई भी जिसको भी और बनाया जाए अध्यक्ष उसको चलाने दें। भूपेश बघेल वट वृक्ष हैं, उस वट वृक्ष के नीचे कोई घास दूबी का पनपना मुमकिन नहीं है। जब तक प्रदेश कांग्रेस के ऊपर उनका साया, इतना विशाल साया रहेगा। जुझारू हैं, लड़ाकू हैं। मैं उनके दमखम की तारीफ करता हूं कि चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थितियां रहे वो लड़ते हैं। लेकिन ये भूपेश बघेल के पक्ष में हो सकता है, क्या ये कांग्रेस के पक्ष में भी है कि भूपेश बघेल लगातार इतने सक्रिय रहे और लगातार उनके लोगों के खिलाफ इतने सारे, इतने किस्म के जुर्म के मुकदमे चलते रहे? कांग्रेस को सोचना है। महंत जी की बात के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जब कांग्रेस पे बात कर रहा हूं तो इस पे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए। कांग्रेस इज सफरिंग फ्रॉम पॉलिसी पैरालिसिस। राष्ट्रीय स्तर पर ये पार्टी जो है, ये नीतियों को लेके, रणनीति को लेके, फैसलों को लेके ये एक लकवे की शिकार है। मैं लकवे के मरीजों का मखौल उड़ाना नहीं चाहता, लेकिन मैं कांग्रेस की हालत को बखान करने के लिए बेजा इस्तेमाल कर रहा हूं इस शब्द का। बहुत सारी बातें मैंने सामने रखी, आप सोचिएगा इस बारे में। अगर मेरी बातें आपको दिलचस्प, तर्क संगत और न्याय संगत लगती हैं तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, टिप्पणी में लिखिएगा कि इस बारे में आपको क्या लगा है। मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा हूँ कि किस मामले में कौन मुजरिम है, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि किस मामले में किस पर क्या मुकदमे चल रहे हैं। बस फैसला तो अदालत के हाथ में है। टिप्पणी जरूर लिखिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा, इस वीडियो को, इसके लिंक को भेजिएगा। हो सकता है उनको भी कांग्रेस के बारे में एक साथ इतनी बातें सुनने मिले। राजनीति को लोग ज़्यादा सुनते हैं, हो सकता है लोग इसको सुन लें। चलते चलते एक छोटी सी सलाह कि अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दें। मैं, मेरे जितने दोस्त हैं, इस वीडियो में भी मैंने जितने लोगों का नाम लिया है अभी इस रिकॉर्डिंग में, उसमें से मेरे कुछ एक दोस्त हैं। मैं उनको भी तंबाकू छोड़ने के लिए रूबरू कहते रहता हूं, उनके बुरा लगने तक कहते रहता हूं। मैं उनको मुंह पे कहता हूं कि कैंसर इससे हो सकता है, मुंह पे कहता हूं मैं उनको कुछ कैंसर मरीजों के नाम भी गिना देता हूं जिनको तंबाकू से हुआ है। आज जितने लोगों के नाम मैंने लिए हैं इस रिकॉर्डिंग में, उनमें से कुछ लोगों को भी मैं रोकते टोकते आया हूं। आम लोगों के लिए भी मेरी यही नसीहत है कि कोई खास हो कि आम हो, कैंसर किसी को नहीं देखता। कैंसर केवल तंबाकू को देखता है। जैसा पुलिस का कुत्ता मुजरिम की गंध से पहुंच जाता है, ऐसा ही कैंसर जो है वो पहुंच जाता है तंबाकू को सूंघते हुए। बहुत बुरी मौत होती है। लोग एक वफादार प्राणी कुत्ते के बारे में जो कहते हैं नाजायज बात कि कुत्ते की मौत मरेगा, मैं आपको कह सकता हूं कि कैंसर की कोई मौत मरेगा, ये बहुत खराब बात है। ऐसा सुनने की नौबत मत आने दीजिए, तंबाकू को छोड़ दीजिए।